this is लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन एंड इन दिस पार्ट हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाइए नीचे जाइए, राइट। तो वहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा था। मैं आपको 3 फार्मूला लिख के दे देता हूँ और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में 3 फार्मूला पढ़ा था। जो बेसिक फार्मूला था कि कैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंज आता है, ये बेसिक फार्मूला। लेकिन अगर हम लोगों ने बोला था कि अगर आप हाइट लेस देन 320 किलोमीटर या इक्वल टू 320 किलोमीटर तक जाते हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर हाइट अर्थ के रेडियस से या किसी और प्लेनेट के रेडियस के रेंज में लेते हैं तब आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। सिमिलरली जब आप अर्थ के नीचे जाते हैं, डेप्थ में, किसी प्लेनेट के डेप्थ में जाते हैं, तब आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज निकालने के लिए। तो आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कब? जब आप हाइट अर्थ के सरफेस से ऊपर गए r/2, हाइट चल गए 32 किलोमीटर, और डेप्थ में अर्थ के सरफेस से नीचे गए, डेप्थ गए r/2 और डेप्थ गए 32 किलोमीटर। तो इन 4 केसेस में आपको परसेंटेज ड्यू टू परसेंटेज चेंज निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आइए पहला बात करते हैं जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं। तो देखिए जो आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, जिस हाइट पे जा रहे हैं, वो हाइट अर्थ के रेडियस के रेंज में है। तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करिएगा, GH = GS 1 + h/r का होल स्क्वायर। GS क्या है? हाँ, सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो आप क्या रखिएगा, यहाँ पे h के जगह पे r/2 रखिएगा, तो आपके पास जो GH आ जाएगा वो 4/9 GS का आ जाएगा। और फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप यूज करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है? 4/9 GS। इनिशियल कितना था? GS। इनिशियल GS इंटू 100 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, h = 32 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि h अगर लेस देन 320 किलोमीटर है या इक्वल टू 320 किलोमीटर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करिएगा। इसमें जब आप परसेंटेज चेंज निकालिएगा ΔGH/GS, तो आपके पास इसका जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा -2h/r के बराबर, ठीक है, -2h/r के बराबर। सिमिलरली जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, तो इसका जब आप परसेंटेज चेंज निकालिएगा वो आएगा -d/r। इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप हाइट गए 32 किलोमीटर, तो इस फॉर्मूले में आप 2 × 32 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 इंटू 100 कर दीजिएगा, आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32 किलोमीटर हाइट पे मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप GD डेप्थ में जाते हैं, r/2 डेप्थ पे गए आप, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। इसका परसेंटेज चेंज -d/r के बराबर होता है। हाइट में -2h/r के बराबर और डेप्थ में -d/r के बराबर। कितना डेप्थ में गया? r/2, तो यहाँ r/2 रखिएगा, इंटू 100 करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली आप गए डेप्थ में 32 किलोमीटर, तो आपको पता है इस फॉर्मूले का जो परसेंटेज चेंज आता है वो -d/r के बराबर आता है। तो d गए 32 अपॉन अर्थ का रेडियस होता है 6400 इंटू 100, आपके पास आंसर आएगा। फिर अब क्या होता है, एक तो आपको देखिए हाइट डेप्थ देख करके परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करवाता है। दूसरा आपको क्या करेगा, परसेंटेज चेंज दे करके आपसे हाइट या डेप्थ पूछ लेगा। कैसे? आइए, फाइंड आउट हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस 2% एंड 75%। बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 2% डिक्रीज करता है, तो हाइट और डेप्थ बताइए, यानी कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाइएगा या अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जाइएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% से डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली 75% से डिक्रीज करने पे हाइट और डेप्थ बताइए। तब आप देखिए जो परसेंटेज चेंज है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो है -2%, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, हाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हाइट में जो फॉर्मूला यूज करते हैं
उसमें हम परसेंटेज चेंज -2h/r के बराबर आता था, और ये देखिए -2h/r -2% के बराबर है, तो माइनस से माइनस खत्म। अर्थ का रेडियस लेंगे कितना, 6400, तो यहां से आपके पास हाइट आ जाएगा। सिमिलरली डेप्थ में गए 2% नीचे, तो डेप्थ में जो परसेंटेज चेंज में जो फॉर्मूला में आता था वो -d/r के बराबर आता था, और ये -2%, तो माइनस से माइनस गया। अर्थ का रेडियस लेंगे 6400, तो डेप्थ में आ जाएगा जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% से डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75% की बात करते हैं। तो 75% की बात करिएगा, मान लेते हैं G1 जो था वो GS था, अब 75% डिक्रीज कर गया, तो GS -75/100 ऑफ GS, तो बचा कितना, 9/4 GS, सॉरी ये हुआ 1/4 GS। तो इनिशियल था GS, फाइनल हो गया GS/4। अच्छा देखिए ये जो चेंज है 75% ज़्यादा है, मोर देन 5% है, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूला ये है, और GH अभी आप कैलकुलेट करके आए GS/4, तो इसके बराबर कर देंगे। तो यहां से देखिए GS से GS खत्म, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये देखिए इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम रूट लेते हैं तो ये 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो यहां से हाइट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो वहां एक ही फॉर्मूला था, और उसका परसेंटेज चेंज -d/r के बराबर आता था, और ये परसेंटेज चेंज -75% है। तो यहाँ रेडियस रखिएगा 6400 किलोमीटर, और 75% मतलब 3/4, तो यहाँ से डेप्थ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज है, G में जो चेंज है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम किसी भी प्लैनेट को घुमा दिए। मोस्टली हम अर्थ की बात करेंगे, तो अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट के कारण G पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और आपको पता है अर्थ में ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है आपका ईस्ट, सॉरी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन को हम बोलते हैं पोलर लाइन, जो कि पोल से पास कर रहा है, उसको बोलते हैं पोलर लाइन, और इसको आप बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन। और मान लेते हैं ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। और ओमेगा जो अर्थ का होता है, यानी जो अर्थ जो एंगुलर रिवोल्यूशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अर्थ का, उसको देते हैं 2π टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड अर्थ का होता है 86,400, तो ये आ गया ओमेगा ऑफ अर्थ। मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी है और अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इस आदमी पे जो G का इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस आदमी पे जो mg लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया mg, और नॉर्मल आपका कुछ ऐसा लगेगा, ये नॉर्मल लग गया। अब सिंस ये आदमी बेसिकली एक रोटेटिंग फ्रेम में है, और रोटेटिंग फ्रेम में आपको पता है सूडो फोर्स लगता है, तो इस आदमी पे एक सूडो फोर्स लगेगा, वो सूडो फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r। मान लेते हैं ये जो आदमी इक्वेटर से जो एंगल पे है उस एंगल को बोलते हैं लैम्डा। क्या बुलाते हैं, लैम्डा। लैम्डा जो है ये बेसिकली क्या है, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर लाइन, और लैम्डा को हम बुलाते हैं लैटिट्यूड पोजीशन भी बुलाते हैं, लैटिट्यूड पोजीशन याद रखिएगा। ठीक है, लैटिट्यूड पोजीशन बुलाते हैं। सो जब ये आदमी घूम रहा होगा तो ये अपने सर्किल में घूमेगा, अपने सर्किल में घूमेगा। एक तो अर्थ अपने रेडियस में घूम रहा है, ये आदमी अपने सर्किल में घूमेगा जिसका रेडियस मान लेते हैं r, इसलिए यहाँ पे सूडो फोर्स हमने लगाया है m ओमेगा स्क्वायर r। डन। अच्छा अब आप देखिए ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, और एक इसका इधर कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर m ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा। डन, इतना समझ में आया। अच्छा अब आप देखिए ये जो इधर mg लग रहा है इस आदमी पे, ये mg किसके बराबर होगा, नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा।
तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव वेट है, वेट इफेक्टिव की बात करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर होगा, देखिए नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा mg के बराबर है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा, ठीक है। और ये इफेक्टिव वेट है इस आदमी का। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियस, जिस रेडियस में आदमी घूम रहा है उसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अर्थ के रेडियस में। तो अब आप क्या करिए, अब ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को हम अलग से लिख लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये है रेडियस, ये है स्मॉल आर, और बेसिकली ये है एंगल लेमडा, क्योंकि ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा। तो यहां से आप कॉस लेमडा लिखिए, कॉस लेमडा हो जाएगा आर अपॉन आर, तो यहां से आर हो जाएगा आर कॉस लेमडा। तब आप क्या करिए, इस आर के जगह पे कॉस लेमडा डालिए, आर कॉस लेमडा। तो वेट इफेक्टिव, इफेक्टिव वेट जो आएगा डब्ल्यू इफेक्टिव, वो आ जाएगा नॉर्मल के बराबर, दैट विल बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, वेट होता है mg, आप m से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा g इफेक्टिव, वो आ जाएगा वेट इफेक्टिव डिवाइडेड बाय m, और ये आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे r क्या है, अर्थ रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है, और ओमेगा जिस ओमेगा से घूम रहा है अर्थ, और लेमडा क्या है, इक्वेटर से वो एंगल। डन। अब आप ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। अगर हम लेमडा जीरो कर दें, लेमडा जीरो मतलब इक्वेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ लेमडा जीरो होगा, तो अगर लेमडा जीरो रखिएगा यहाँ पे, तो कॉस जीरो 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर 1 वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जी इफेक्टिव, अगर हम लेमडा जीरो की बात करते हैं, सो एट इक्वेटर लेमडा जीरो होगा, तो जी इफेक्टिव, आप देखिए जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो कॉस जीरो रखिएगा तो आपके पास जी इफेक्टिव आ जाएगा इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप देखिए, ये जी मैक्सिमम जी था, उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये जी मिनिमम है, यानी कि इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है। अगर हम पोल्स पे चले जाए, तो पोल्स पे आप यहां से यहां तक एंगल जाइएगा, यानी 90 डिग्री जाइएगा, तो यानी कि कॉस 90 होता है जीरो। तो जो जी इफेक्टिव है, जी पोल पे जो है, ये जी इक्वेटर था, ये जी पोल, तो जी पोल पे जो जी होगा वो मैक्सिमम होगा, जी के बराबर होगा, वो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप पोल पे जाते हैं, अर्थ के पोल पे जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अर्थ का कितना भी ओमेगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। हमेशा पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा जी के बराबर होगा, जो कि मैक्सिमम होता है, और ये अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। सो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन एक्सेप्ट एट पोल्स, पोल्स पे डिपेंड ही नहीं करता कि अर्थ का कितना रोटेशन है। अच्छा, अब आप क्या करिए, इक्वेटर और पोल ये आपने जी निकाला, तो आप क्या करिए, पोल माइनस इक्वेटर करिए, जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर। सो जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर, तो जी एट पोल कितना था, वो इसको अगर आप माइनस करिएगा तो आपको पता है जी एट पोल था जी के बराबर, माइनस जी एट इक्वेटर आप निकाले थे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहां से देखिए जी से जी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ गया, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस लेंगे अगर पोल माइनस इक्वेटर, तो वो आएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये रोटेशन के कारण है। ऐसा ही हम पढ़ेंगे कि अर्थ का जो शेप है उससे भी इन दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है, समझ में आया, वो लगभग 0.02 के बराबर आता है। तो टोटल डिफरेंस जो होगा पोल और इक्वेटर में वो 0.05 के बराबर आता है, वो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो अब जैसे आप इस फॉर्मूला को देखिए, क्या फॉर्मूला को देखिए, अगर आप बेसिकली बात करते हैं जी इफेक्टिव का फॉर्मूला, तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला लेते थे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा।
अब आप देखिए जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाइएगा तो जी में से और कम होगा, तो यानी जी इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। तो ओमेगा आप बढ़ाइएगा यानी अर्थ का रोटेशन बढ़ाइएगा, अर्थ का ओमेगा बढ़ाइएगा तो जी इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। अगर आप क्या करते हैं ओमेगा जीरो कर देते हैं, यानी अर्थ घूम रहा था उसको रोक दीजिए, तो ओमेगा जीरो कर दीजिएगा तो जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा, यानी जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा। डन। अगर आप अर्थ का रोटेशन बढ़ा देते हैं, ओमेगा बढ़ा देते हैं, तो जी इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। और जी इफेक्टिव एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा ओमेगा कर दीजिएगा, एक ऐसा ओमेगा अर्थ का, एक ऐसा रोटेशन कर दीजिएगा अर्थ का जो कि जी के बराबर आ गया, तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, यानी ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ जाएगा। डन। सो हम बात कर लेते हैं कि कितना अर्थ का ओमेगा कर दे कि जी इफेक्टिव जीरो हो जाए। तो देखिए जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी इफेक्टिव को हमने जीरो कर दिया तो यहां से अर्थ का ओमेगा आ जाएगा 1 अपन कॉस लैम्डा रूट अंडर जी अपॉन आर। और यहां से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड जिसमें अर्थ पे जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा को रखेंगे तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन जी कॉस लैम्डा। डन। अगर हम यही ग्रेविटी फ्री कंडीशन इक्वेटर पे बात करते हैं तो आपको पता है इक्वेटर पे लैम्डा जीरो होता है, तो जी इफेक्टिव आप क्या लिखते हैं, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है। अच्छा, इक्वेटर पे लैम्डा जीरो है तो कॉस लैम्डा कितना होता है, कॉस जीरो आपको पता है 1 होता है, कॉस जीरो आपको पता है 1 होता है, तो जी इफेक्टिव इक्वेटर पे आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इतना समझ में आया। अब आप देखिए ग्रेविटी फ्री कंडीशन करना है यानी जी इफेक्टिव जीरो करना है, तो इसको जीरो कर दीजिए तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से ओमेगा लिख सकते हैं आप जी अपॉन आर उसका रूट अंडर, तो ओमेगा आ गया रूट अंडर जी अपॉन आर। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा जी का 10 लीजिएगा, आर लीजिएगा 6400, तो अगर आप अर्थ का ओमेगा जो अभी जिस ओमेगा से अर्थ घूम रहा है उसका 17 टाइम्स कर दीजिए तो आपको इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिल जाएगा। कहने का क्या मतलब है, अभी जो अर्थ का ओमेगा है 2 पाई अपॉन 86,400 उसका 17 टाइम्स अर्थ का ओमेगा कर दीजिए तो आपको इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिल जाएगा। और यहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे रखेंगे रूट अंडर जी अपॉन आर, तो यहां से आ जाएगा 84.6 मिनट जब आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अर्थ का टाइम पीरियड कर दीजिए 84.6 मिनट, ये देखिए लगभग 1.5 घंटा है, 1 घंटा 20 मिनट। तो यानी कि अगर अर्थ का टाइम पीरियड 1 घंटा 20 मिनट हो गया, कहने का मतलब है कि 1 घंटा 20 मिनट में ही दिन हो रहा है, रात हो रहा है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ जाएगा। डन। हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ साइज, यानी कि अर्थ आपको पता है अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, अर्थ ऐसा होता है अंडाकार जैसा, ओवल शेप्ड होता है, तो तब जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब आप अर्थ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक्चुअल अर्थ का शेप होता है, साइज होता है, शेप साइज नहीं शेप। तो जब आप अर्थ का एक्चुअल ये शेप ड्रॉ करते हैं तो जो इक्वेटर का रेडियस आता है वो पोल के कंपेयर में ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है, एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो पोल के रेडियस का 21 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो पोल पे जी होगा वो ज्यादा होगा इक्वेटर से। और ये जो डिफरेंस आता है कि कितना ज्यादा होगा, पोल माइनस इक्वेटर पे जो जी है वो आता है 0.02, और ये 0.02 का जो डिफरेंस है ये शेप के कारण है। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि अर्थ के रोटेशन के कारण से जो जीपी माइनस जी आता था वो आता था 0.03, ये रोटेशन के कारण। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया जीपी माइनस जी में, 0.05। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहला सुनिए, फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि ओमेगा पूछा है अर्थ का आपसे। इफ इफेक्टिव वेट ऑफ पर्सन बिकम्स 4/5 टाइम्स ऑफ पोल्स एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो देखिए आपको लैम्डा दिया है 30 डिग्री, लैटिट्यूड मतलब लैम्डा दिया है, और आपसे पूछा है, आपको बोला है कि इफेक्टिव वेट पर्सन का वो 4/5 हो जाता है जो पोल पे है।
तो आपको पता है वेट इफेक्टिव का जो फॉर्मूला हम लिख के आए थे, वेट इफेक्टिव mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा। तो वेट इफेक्टिव हो गया 4/5 ऑफ mg और mg माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और लैम्डा के जगह पे लेंगे लैम्डा की जगह लेंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो आपके पास अर्थ का ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगेन ओमेगा अर्थ का पूछ रहा है। इफ ग्रेविटी फ्री कंडीशन ऑब्जर्व्ड एट 60 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन, यानी कि अर्थ के इक्वेटर से आप 60 डिग्री गए, तो वहां आपसे पूछा है कि अगर वहां आपको ग्रेविटी फ्री कंडीशन बनाना है तो कितना ओमेगा से अर्थ को घुमाए। तो अब आप देखिए फॉर्मूला यूज करिए, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा। जी इफेक्टिव आपको 0 करना है, कौन से लैम्डा पे? 60 डिग्री पे। तो यहाँ लैम्डा 60 डिग्री डालिएगा, आपको यहाँ से ओमेगा आ जाएगा अर्थ का, और आपको पता है ओमेगा होता है 2π/t, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी अर्थ का आ जाएगा, जिस लैटिट्यूड पे लैम्डा 60 डिग्री पे जी इफेक्टिव 0 कर दिया जाए। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पर यूनिट मास, यानी फोर्स पर यूनिट मास इन ए ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ मास रिप्रेजेंट फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट मास। मान लेते हैं आपके पास ये मास है, ये मास क्या करेगा, अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। अब आप क्या करते हैं, अगर फील्ड में अगर आपको एक मास लेके आते हैं पॉइंट मास, तो इस मास पे इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पर यूनिट मास, उसको बुलाते हैं कि इस मास का वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम IG से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो IG होता है कि इस मास के कारण कितना फोर्स लगा इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय इस मास का मास। तो फोर्स कितना होगा, Gmm/r²। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो यहाँ से mm खत्म हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस मास के कारण आ जाएगा Gm/r²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Gm/r² माइनस r कैप होता है r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो यहाँ से r³ आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इस मास पे डिपेंड कर रहा है, इस मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ पार्टिकल नॉट द टेस्ट मास। ठीक है, आप फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ कैपिटल M इसका मास है जिसका हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट मास है कैपिटल M, हम क्या करते हैं कि एक इन्फिनाइट पोजीशन से एक स्मॉल मास m को हम खींच के लेके आते हैं इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट इस मास से r डिस्टेंस पे है, यहाँ मास को लेके आते हैं। तो आपको पता है कि जब हम इन्फिनाइट से यहाँ लेके आएंगे इस मास को तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कहाँ से, इन्फिनाइट से P पॉइंट तक लेके आने का, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कुछ फोर्स लगा होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वहाँ बोलते थे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट मास, और उसको Vg से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को Vg से डिनोट करते हैं। वर्क डन कहाँ से लेंगे, इन्फिनाइट से पोटेंशियल इस P पॉइंट तक, और वर्क डन होता है इंटीग्रेशन F.dx, यानी F इंटू dx cos थीटा, और cos तो 0 है तो cos 0 हो गया 1, और फोर्स कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने पर Gmm/x², यानी इसका डिस्टेंस x² इंटू dx डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास m। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा लिमिट लगा करके, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस P पॉइंट पे आ जाएगा माइनस Gm/r। ये r क्या है, इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस जब आप इसको इन्फिनाइट से यहाँ तक लेके आए थे, और माइनस साइन बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके लिए माइनस साइन हमने लगाया है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस Gm/r होता है।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको IG से डिनोट करते हैं वो होता है माइनस GM अपॉन RQ इंटू आर वेक्टर, ठीक है, इंटू आर वेक्टर, माइनस यहाँ लगा देते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन IG एंड VG, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो IG होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। IG को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कभी भी फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आता है। डन। तो ये रिलेशन बिटवीन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको VG दे दिया, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दिया, और आपसे IG पूछा है। मान लीजिए VG दे दिया फंक्शन ऑफ R और XYZ के टर्म्स में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, IXYZ अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे? जब आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिएगा VG को R के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा I x के रेस्पेक्ट में माइनस dV अपॉन dx, और इस समय आप YZ को कांस्टेंट रखिएगा। सिमिलरली y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको IY मिलेगा, XZ कांस्टेंट रखिएगा। Z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिएगा तो IZ मिलेगा और XY कांस्टेंट रखिएगा। हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से फिर हम, सिंस IG जो होता है वेक्टर फॉर्म है, तो IX I कैप, IY J कैप प्लस IZ K कैप, तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको IG दे दिया और VG पूछा है, तो आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा। तो IG दिया है फंक्शन ऑफ R XYZ के टर्म्स में, तो VG निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन IG dr, IX dx x1 से x2, IY dy y1 से y2, IZ dz z1 से z2। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो IG आपने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस GM अपॉन R स्क्वायर, और VG का फॉर्मूला पढ़ा था आपने माइनस GM अपॉन R, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके एक हॉलो स्फीयर के लिए और एक सॉलिड स्फीयर, या तो अर्थ बोल दीजिए या कोई प्लैनेट बोल दीजिए, उसके लिए हम IG और VG कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये है आपका होलो स्फीयर। क्या है? होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस पे जाकर के बाहर वाले पॉइंट पे हम IG और VG कैलकुलेट करेंगे, सरफेस पे और फिर अंदर वाले पॉइंट पे IG और VG कैलकुलेट करेंगे। ये सेम वैसा ही है जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे कि होलो स्फीयर के बाहर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पे होता था KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड जीरो होता था। सिमिलरली अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बात करिएगा बाहर वाले सरफेस पे, तो वो आ जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप ऑफकोर्स। और पोटेंशियल आपको पता था बाहर वाले सरफेस पे होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते थे तो KQ अपॉन R, सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R, और इनसाइड भी KQ अपॉन कैपिटल R होता था। सिमिलरली बाहर वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा माइनस GM अपॉन R। सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे आप देखिए, सरफेस पे GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि होलो स्फीयर का रेडियस माइनस R कैप, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा माइनस GM अपॉन R। इनसाइड भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस GM अपॉन R आएगा क्योंकि कांस्टेंट होगा, बट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था होलो स्फीयर पे। तब आप ग्राफ बनाइए, आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं IG और R के बीच में, तो निगेटिव में बनेगा ग्राफ। देखिए निगेटिव में बन रहा है क्योंकि निगेटिव में सब में वैल्यू है। अब आप देखिए R इक्वल टू जीरो, R इक्वल टू जीरो मतलब आप सेंटर पे हैं, तो सेंटर पे R इक्वल टू जीरो रखिए आप, तो IG भी जीरो और VG भी जीरो, ठीक है। तो R इक्वल टू जीरो पे आपको IG VG दोनों जीरो मिलेगा, ठीक है। फिर R इक्वल टू R पे, यानी कि सरफेस पे, तो सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे IG देखिए, IG जो है 1 अपॉन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस पे। सरफेस पे
और फिर बाहर जाइएगा तो वो 1/r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस पे कुछ होगा IG, और फिर बाहर जब जाइएगा तो IG इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये IG वर्सेज R में ग्राफ बनेगा। ग्राफ सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ग्राफ 0 होगा, यानी कि अंदर वाले पॉइंट पे IG 0 होगा ऑफकोर्स। अरे साहब आप सरफेस से नीचे जाते हैं, होलो स्फीयर है, IG 0 होगा, तो IG 0 है अंदर। ये इनसाइड वाला पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, ये आउटसाइड वाला पॉइंट है। लेकिन अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड जो है वो कांस्टेंट है सरफेस तक। तो इनसाइड तक सरफेस तक कांस्टेंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, तो यहाँ तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है। फिर बाहर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। डन। तो पहले कांस्टेंट, फिर ऐसा, यहाँ पे 0, फिर ऐसा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर में IG और VG कैलकुलेट करेंगे। या तो सॉलिड स्फीयर आपको बोल दे, या प्लैनेट या किसी भी अर्थ के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट पे IG सेम होगा gm/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सरफेस पे gm/r², और अंदर आपको पता है IG क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, kqr/r³। सिमिलरली IG अंदर वाले पॉइंट पे लिखेंगे gmr/r³। डन। और देखिए सब निगेटिव में, तो ग्राफ भी नीचे बनेगा। अब बात करिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बाहर वाले सरफेस पे -gm/r, सरफेस पे -gm/r, और इनसाइड आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते थे -gm/2r³ इंटू 3r² - r²। डन। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर हम सेंटर पे जाते हैं, अर्थ के सेंटर पे, प्लैनेट के सेंटर पे, या सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, तो यहाँ R 0 हो जाएगा, और जैसे ही R 0 होगा तो IC जो होगा, यानी कि सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि आप IG का फॉर्मूला देखिए, gm/r² होता है, या gm/r² होता है, तो R 0 रखिएगा तो IG 0 हो जाएगा, यानी कि सरफेस सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं सेंटर पे, तो यहाँ R 0 रखिएगा, तो आपके पास सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 gm/r, और gm/r सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा 3/2 सरफेस पे। ग्राफ अगर हम बनाते हैं, पहले IG का ग्राफ बनाइए, तो ये पॉइंट है सरफेस वाला, सरफेस के बाहर 1/r² से वेरी करता है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। सरफेस के अंदर वो कैसे, इस फॉर्मूला को देखिए, IG जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जैसे जैसे R 0 फिर आप R बढ़ाइएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर ऐसे ग्राफ बनेगा। डन। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो बाहर तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो बाहर है, मतलब आउटसाइड वाला जो है, वो -gm/r पे डिपेंड करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ग्राफ तो हाइपरबोला बनेगा। और ये है आपका सरफेस पे, और अंदर जो है देखिए, जो VG जो अंदर जो है वो r² है, और माइनस में r² है, तो डिक्रीज करेगा, पर पैराबोला से डिक्रीज करेगा। तो ये देखिए पैराबोला से डिक्रीज कर रहा है। डन।